हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है साइंस का लेसन 2 का, उसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जानवरों में पोषण। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम लोग कुछ वर्डिंग जान लेना जरूरी है, जो कि हम बोर्ड में नोट कर लिए हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नोट्स की ओर। हमारा सबसे पहला नोट्स है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी। हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी। हर्बीवोरस होता क्या है? एनिमल्स that eats plants are called herbivorous. Example: cow, goat, etc. हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जानवर वैसा जानवर होता है जो कि मुख्य रूप से अपना जो भोजन है वो पौधों पर करता है, यानी कि सिर्फ पौधा ही खाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया गाय, बकरी इत्यादि। अब सेकेंड है कार्निवोरस। कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी। कार्निवोरस मांसाहारी। ये क्या होता है? तो वैसे एनिमल्स that eats flesh of other animals are called carnivorous. Example: lion, tiger, etc. कार्निवोरस मांसाहारी। कार्निवोरस एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो कि किसी दूसरे एनिमल को खाते हैं, यानी कि दूसरे एनिमल के मांस को वो खुद खा लेते हैं। वैसे एनिमल्स कार्निवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। थर्ड है ओमनीवोरस। सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाने वाला। एनिमल्स that eats both flesh and plants are called omnivorous. Example: man, crow, etc. यानी कि वैसे जानवर जो कि किसी दूसरे जानवर का मांस और घास फूस पेड़ पौधा सब कुछ खाते हो, वैसे जानवर कहलाते हैं ओमनीवोरस। एग्जाम्पल में मैन, यानी हम जो मनुष्य हैं वो खुद भी घास भी खाते हैं। घास मतलब वो घास नहीं, हम लोग खाते हैं साग सब्जी ये सब खा सकते हैं। और फ्लेश मतलब दूसरे जानवरों का मांस, जैसे कि लोग मीट, फिश, एग्स ये सब भी खा सकते हैं। तो हम लोग आते हैं क्या? ओमनीवोरस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और कौवा, क्रो ये भी घास और मांस दोनों खा सकता है। तो इसको कहा था ओमनीवोरस एनिमल्स। फोर्थ हमारा टॉपिक है डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जानवरों में पोषण के विभिन्न प्रकार। डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जानवरों में पोषण के विभिन्न प्रकार। इसमें पता चलेगा हम लोग को कि किस किस तरह का भोजन जानवर करता है। ठीक है, सबसे पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इट इज अ मेथड ऑफ न्यूट्रिशन It is a method of nutrition that involves
that involves the ingestion of liquid or solid organic material. Solid organic material. Example, man. होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि होलोजोइक पोषण। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा तरह का पोषण है जिसमें कि जो भी एनिमल इस तरह का न्यूट्रिशन लेता है अपने में, वो उसमें लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल अपने में ले लेता है, यानी कि पानी और भोजन दोनों कर सकता है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन लेने वाला एनिमल्स को कहा जाता है होलोजोइक एनिमल्स, और इस तरह का न्यूट्रिशन कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक एग्जांपल में मैप किया जाता है, यानी कि हम लोग जो मनुष्य हैं, हम लोग खाना पानी पीते ही हैं, खाते ही हैं, ठीक उसी तरह एनिमल्स जैसे कि लायन, टाइगर, ये सब भी खाना खाता पानी पीता है। तो ये सब का जो न्यूट्रिशन, ये सब एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन आएगा वो होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर। अब अगले टॉपिक की ओर। इसके बाद का टॉपिक है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मृदोपजीवी पोषण। मृदोपजीवी पोषण सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मतलब कि मृदोपजीवी पोषण। It is a mode of nutrition in which organism derive nutrition from dead organic matter. Example, millipede. सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मृदोपजीवी पोषण। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मृदोपजीवी पोषण का मतलब होता है वैसा पोषण जो कि मरे हुए जानवरों के ऊपर किया जाता है, यानी कि मरे हुए जानवरों से भोजन प्राप्त करने की विधि को ही सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। उसमें एक एग्जाम्पल है मिलीपीड। आप लोग देखते हैं कि अपने आसपास जब कभी कोई जानवर मर जाता है तो उसमें धीरे धीरे बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसका जो बॉडी है धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। उन्हीं ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है सैप्रोफाइट्स, जिसमें का एक एग्जाम्पल है मिलीपीड। ये क्या करता है कि मरे हुए जानवरों के ऊपर अपना भोजन कर लेता है, यानी कि मरे हुए जानवरों को खाता है। तीसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन परजीवी पोषण। परजीवी पोषण it is a mode of nutrition in which animals
derive nutrition from other animals or plants. Example: lice, mosquito, etc. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि परजीवी पोषण, एक ऐसा पोषण जो कि दूसरे जीवों का किया जाता है, यानी कि दूसरे जीवों को खाकर बिना उनको मारे उनको उनसे भोजन मिले लेना, इसी तरह के न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल आता है लाइस और मॉस्किटो। लाइस मीन्स जू, जो हमारे बालों में होता है जू। देखते हैं जू अपना भोजन करते रहता है, हम लोग की बॉडी से ब्लड जो है वो खुद में ले लेता है, लेकिन हम लोग मरते हैं नहीं, हम लोग को डेथ नहीं हो पाता है, क्योंकि ये इनका खासियत होता है। पैरासाइट्स उसी तरह के होते हैं। मॉस्किटो भी हम लोग में से ब्लड ले लेता है, लेकिन इसमें इसे काटने से डेथ तब होता है जब ये कुछ जो अलग कीटाणु हैं, अलग तरह के वायरसेस हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो हम लोग की बॉडी में छोड़ देता तब। लेकिन इस तरह से ये लोग शरीर के बाहर या शरीर के अंदर जाकर भोजन दूसरों मनुष्य या दूसरे जीवों में से ले लेते हैं। इसी तरह के न्यूट्रिशन कहा जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। फोर्थ है म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन पारस्परिक पोषण। म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन पारस्परिक पोषण। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which two animals interact with each other to get benefit. Example: shark and remora। म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है पारस्परिक पोषण, यानी कि इस तरह का पोषण या खाना खाने की विधि जिसमें कि कोई दो ऑर्गेनिज्म आपस में मतलब साथी की तरह, दोस्तों की तरह दोस्ती कर लेता है, और जो भी भोजन करता है वो बांट मिलकर भोजन करता है। यानी कि जब भी भोजन करेगा तो खुद भी खाएगा और दूसरों को भी खिलाएगा। उसमें का एक बेस्ट एग्जाम्पल है शार्क और रेमोरा। आप लोग मरीन वर्ल्ड को देखिएगा तो उसमें देखिएगा शार्क का इमेज, शार्क के अगल बगल छोटा छोटा फिश भी रहता है, उसके बॉडी के ऊपर सटा हुआ रहता है, चढ़ा हुआ रहता है उस पर। उसी के साथ साथ वो तैरता है, और जो खाना शार्क खाता है उसी खाना को वो भी खाता है। रेमोरा उसका नाम है उस जीव का, शार्क और रेमोरा। यह है म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व दो जीव जो कि एक दूसरे में मिल बांट कर खाना खाता है। जब भी खाएगा तो कम से कम किसी एक को फायदा होना है, यानी कि शार्क खाएगा और रेमोरा भी खाएगा तो इसमें से शार्क को फायदा होना जरूरी है, या रेमोरा को भी फायदा हो सकता है। इसको कहा जाता है म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। अब 5th नंबर पे स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। Steps in holozoic nutrition. First, ingestion, अंतर्ग्रहण। It is a process of taking food inside the body। होलोजोइक न्यूट्रिशन बताते हैं, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन कौन जीव करता है। वैसा जीव जो कि खाना पानी दोनों तरह से मिले, अपने तरफ लिक्विड मटेरियल मिले और सॉलिड मटेरियल दोनों मिले, वैसा जीव होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। जैसे कि
जानवर, इंसान, पक्षी, इन सभी में मोनोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो उसमें का सबसे पहला स्टेप आता है इंजेशन, यानी कि अंतर्ग्रहण। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि फूड को जो है अपने बॉडी के अंदर लिया जाता है। इंजेशन का मतलब होता है भोजन करना, यानी कि फूड को अपने बॉडी के अंदर लेना। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन, पाचन क्रिया। डाइजेशन, पाचन क्रिया। इट इज अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स food breaks down into simpler form। दूसरा प्रोसेस आता है डाइजेशन, जिसका नाम है पाचन क्रिया। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हम लोग फूड अपने बॉडी के अंदर लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो बॉडी के अंदर जाकर वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। ठीक, अब हमारा थर्ड है प्रोसेस जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अवशोषण। It is a process by which food is taken to tissues। एब्जॉर्प्शन, थर्ड प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन मींस अवशोषण। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो हम लोग का बॉडी में जो फूड जाता है और सिंपल फॉर्म्स में चेंज होता है वो फिर हमारे टिश्यूज तक पहुंच जाता है। हमारा बॉडी सेल से कंपाउंड होकर बना है, ठीक, बहुत सारा सेल्स मिलकर बना था टिश्यूज। उन्हीं टिश्यूज के पास जब फूड पहुंचता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। अब है फोर्थ प्रोसेस एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, परिपाक। It is a process by which undigested sorry it is a process by which nutrients, it is a process by which nutrients are absorbed by body cells। एसिमिलेशन, परिपाक, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो हमारे फूड में से न्यूट्रिएंट्स निकलता है ना, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, कैलोरीज, जो भी कुछ हो वो हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसके बाद हमारा बॉडी सेल्स ग्रो करता है, डेवलप होता है, जिससे कि हमारे बॉडी में भी ग्रोथ आता है। तो इसी प्रोसेस को आता है एसिमिलेशन। फिफ्थ प्रोसेस है इजेशन। इजेशन मीन्स निकास। इजेशन मीन्स निकास। इट इज a process
by which undigested food is removed out from body। इजेशन, इजेशन का मतलब होता है निकास, यानी कि निकालना। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि जो खाना पच नहीं पाता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल के रूप में। इसी प्रोसेस को आता है इजेशन। ये था पांचों प्रोसेस प्रोटोजोइक न्यूट्रिशन में, 5 स्टेप्स। अब 6th टॉपिक हमारा है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण। अमीबा is a unicellular and immortal animal. When food comes in contact with amoeba, then it encircles the food through pseudopodia। After this digestion takes place, after this digestion takes place, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव और अमरणशील प्राणी, यानी कि जो कभी मर नहीं सकता है। अमीबा एक ऐसा प्राणी होता है जो कभी मर ही नहीं सकता और ये एक कोशिकीय जीव होता है, यानी कि इसमें केवल एक सेल होता है। इसमें पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें तो अमीबा क्या है? पानी, झील, तालाब इस जगह पे रहता है। तो उसमें जब फूड उसके कांटेक्ट में आता है, यानी कि उसके करीब जब भोजन उसका आता है तो क्या करता है कि अपना बॉडी से उसको भोजन को, जैसे मान लीजिए ये भोजन है और ये अमीबा है, तो उसके उस फूड के चारों ओर वो लपेट लेता है, उस फूड को चारों ओर घूमकर उसको बंद कर लेता है और इसके बाद फिर उसको डाइजेस्ट करना शुरू करता है। हम लोग भोजन क्या है, नहा उठाकर मुंह में लेते हैं, वो अपना बॉडी से ही घेर के, स्यूडोपोडिया नाम होता है उसका एक पार्ट का, उस स्यूडोपोडिया यानी उसके बॉडी की मदद से उसके चारों ओर उसको घेर लेता है, फिर उसको अपने शरीर में ले लेता है। शरीर में जाने के बाद उस भोजन का डाइजेशन शुरू होता है, यानी कि भोजन धीरे धीरे पचना शुरू होता है। अब इसके बाद उसी नोट्स का है डाइजेशन टेक्स प्लेस, उसके बाद है देन फूड इज टेकन टू वेरियस प्लेसेस एंड finally the undigested
food is removed out from body। जब वो भोजन को अपने शरीर में लेकर पचाना शुरू कर देता है तो उसके बाद वो जो भोजन है उसका शरीर में पचने वाले स्थान से आगे बढ़ता है और उसे किसी दूसरे प्लेस में चला जाता है, जहाँ पर फिर उसमें से भोजन में से न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू करता है, जैसे कि अमीबा ग्रो कर सके, बढ़ सके। फिर उसके बाद सबसे अंत में जब जो भोजन पच नहीं पाता है वो उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से अमीबा जो है अपना पोषण पूरा करता है। यहाँ पे देखिए अमीबा का एक डायग्राम बना देते हैं ये समझने के लिए। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, फूड, सुडोपोडिया, वैक्यूल। ये क्या है? अमीबा। यही अमीबा का फोटो देख रहे हैं। ये फूड जब इसके पास आए तो ये अपना सुडोपोडिया को फैलाकर उस फूड को इंसर्ट करके घेर लेता है और उसके फिर अपना बॉडी में डाइजेस्ट करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माउथ एंड ओरल कैविटी। माउथ एंड ओरल कैविटी, मुख। ये माउथ। तो बच्चों अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है, जिस टॉपिक का नाम है माउथ एंड ओरल कैविटी, मतलब मुख। माउथ और ओरल कैविटी, उसमें कितना तरह का उसमें पार्ट्स होता है माउथ में, इसमें हम लोग को ही जानना है। उसको क्लीन कर लेते हैं। तो बच्चों माउथ एंड ओरल कैविटी का जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको कहा जाता है टीथ। माउथ में दो तरह के पार्ट होते हैं, टीथ और टंग। टीथ सबसे पहला पार्ट, ये वैसा पार्ट होता है माउथ में मौजूद जो कि कैल्शियम का बना होता है। ठीक, ये हम लोग को फूड ईट करने में हेल्प करता है, उसको चबाने में, तोड़ने में, पीसने में और फिर उसको मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने में मदद करता है। हमारे माउथ में कुल 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इंसीजर्स जो होता है वो भोजन को काटने में काम आता है। कैनाइन्स जो होता है वो भोजन को फाड़ने में मदद करता है। प्रीमोलर जो होता है वो तोड़ने में मदद करता है। कोई हार्ड अगर खाना खाते हैं जैसे कि वॉलनट या फिर कैरट, ये सब जो होता है उसको तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, और ये हो गया प्रीमोलर्स का काम। और जो मोलर्स होते हैं वो उन फूड को चबाने में मदद करते हैं। तो ये 4 तरह के टीथ होते हैं हमारे दांत, हमारे मुंह में। यही रहा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ये दांत का स्ट्रक्चर बना है, इसको आप लोग अपने कॉपी बना लीजिएगा। इसका पहला पार्ट है क्राउन, ये सेकंड मिडिल पार्ट को कहा जाता है नेक, और थर्ड लोवेस्ट पार्ट कहा जाता है रूट, जिसमें कि 3 तरह के पार्ट्स आते हैं, इनेमल, डेंटिन, पल्प। अब जो हमारे माउथ में दूसरा ऑर्गन होता है उसका नाम है टंग, जीभ। जीभ क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि मांसपेशी भरा ऑर्गन जिसमें मांस भरा रहता है, जिसमें कि टेस्ट बर्ड्स होता है, यानी कि छोटा छोटा माउथ में टेस्ट बर्ड, अलग अलग टेस्ट को पहचानने वाला प्लेस होता है उसमें, जिससे कि हम लोग अलग अलग टेस्ट को पहचान पाते हैं। जैसे कि कौन सा भोजन मीठा है, कौन सा खट्टा है, कौन सा तीखा है, कौन सा चटपटा है, कौन कड़वा है, और भी अलग अलग। और नेक्स्ट है ओएसोफेगस। ओएसोफेगस होता है आहार नली। हमारे नेक, गर्दन है ना, उस गर्दन में 2 पाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रैकिया, जिसमें से हम लोग का साउंड बाहर आता है, और दूसरा होता है ओएसोफेगस, आहार नली, जो कि उसके पीछे होता है, जिससे कि भोजन हम लोग के पेट में आता है। ओएसोफेगस एक ऐसा पार्ट है, मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि भोजन को माउथ से स्टमक में ले जाने में हेल्प करता है।
इसके बाद आता है स्टमक। स्टमक मीन्स पेट। ये एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ओएसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। ओएसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। इसमें पेट में कुछ एंजाइम्स होता है जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। सारा का सारा डाइजेशन पेट में नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि कुछ मात्रा में भोजन को पचा देता है। इसके बाद बाकी काम होता है। अब इसको क्लीन कर देते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। बॉडी में दो तरह का इंटेस्टाइन होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बड़ी आंत, एक छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा जगह होता है जहाँ पर भोजन जो है पूरी तरह से पच जाता है। स्टमक में थोड़ा सा पचता है, फिर स्टमक से चला जाता है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जाके पूरी तरह से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन से भी कनेक्टेड रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन मेरा टॉपिक, बड़ी आंत इसका नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन एक ऐसा प्लेस होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहता है, और जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बढ़ के लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ पे भोजन में जो पानी मौजूद होता ही होगा। तो जो पानी मौजूद होता है तो बहुत सारा मात्रा में पानी लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर सूख जाता है, ठीक, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन का काम। और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। जुगाली करने वाले जानवरों में पोषण। जुगाली करने वाला जानवर वैसा जानवर को कहते हैं जैसे कि गाय, भैंस, बैल, जो कि लगातार अपना भोजन को खत्म करने के बाद भी मुंह चलाकर चबाते ही रहे, वैसा जानवर कहलाता है रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाला जानवर। यहाँ पे एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज दैट चूज कट्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। कट्स मतलब होता है जुगाल, जिसको कि वो लोग चबाते रहता है, और इसी कारण से इन जानवरों को रूमिनेंट्स कहा जाता है। जब ये जानवर भोजन अपने शरीर में लेते हैं तब भोजन इनका सबसे पहला पेट रूमेन में चला जाता है। रूमेन में जाकर थोड़ा डाइजेस्ट होता है, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट पेट में स्टमक में रेटिकुलम में चला जाता है। फिर रेटिकुलम से जो फूड होता है वो वापस माउथ की तरफ पड़ता है थोड़ा थोड़ा मात्रा में। इसके बाद वो लगातार अपना मुँह चलाते रहता है और उस भोजन को पूरे छोटा छोटा पार्ट में बदल देता है, मतलब उसको पीस देता है पूरी तरह से। फिर वो वापस उसके थर्ड पेट, थर्ड स्टमक, जिसका नाम है ओमेसम, अपने थर्ड पेट पे लेके आता है उसको। वहाँ पे भी जाके थोड़ा डाइजेस्ट होता है, और फिर उसके बाद ओमेसम से जाके बढ़ जाता है वो एपोमेसम की ओर, जहाँ पे वो फाइनली फूड को डाइजेस्ट कर देता है, और फिर उसके बाद वेस्ट मटेरियल के रूप में उसके बॉडी से निकल जाता है। इस तरह से ये टॉपिक हम लोग का समाप्त हुआ। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट HW है, उसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर अपने बुक में टिक कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टिक कर लीजिएगा, और जो भी हम नोट्स लिखवाएं उसको रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद।